अब हम आ जाते हैं जीडीपी ग्रोथ को लेकर। अब जो वर्ड्स, अब मैंने क्या किया इस पूरे चैप्टर में, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ये जो शब्द मैंने इस्तेमाल किए उसकी हमें डिटेल जानी। तो हमने शुरुआत की कि हमारी जीडीपी ग्रोथ कहां से, हमारा पहली लाइन थी कि हमारी वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। तो उसको मेजर कैसे करेंगे? जैसे आपने कहा साहब सर मेरा वेट कम हो रहा है, हम फिट हो रहे हैं, कैसे मान लेंगे? तो लड़कियों के पास तो बहुत से तरीके होते हैं, ये देखो मेरा कपड़ा ढीला पड़ रहा है। अरे भाई कोई भी कॉटन की चीज होगी वो धुलने में लूज होगी धीरे धीरे, देखो कितने में पतले हो गए। इसका सबसे अच्छा तरीका आप वेट मशीन पर चढ़े और बताएं भाई पिछला वजन कितना था और अभी का कितना है। चलिए खैर, तो अभी क्या है, हम भी वेट मशीन पे चढ़ाते हैं हमारी इकोनॉमी इस समय कहां है। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले एक वर्ड आता है रियल जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, हिंदी में भी दिया हुआ है रियल जीडीपी ग्रोथ, यानी वास्तविक जीडीपी वृद्धि। तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो 7.4, लेकिन होता क्या है? यूपीएससी कहेगा कि जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो होता क्या है, उसको आप समझो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आएगा वो आएगा रियल जीडीपी मेजर्स टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इंडिया एट द कांस्टेंट प्राइस। इंपॉर्टेंट बात याद रखना क्या है कि एक फाइनेंशियल ईयर में जो अंतिम, जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, याद रखिएगा दोनों वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होंगी, उनका कुल मूल्य और क्या होना चाहिए, कांस्टेंट प्राइस पर, कांस्टेंट प्राइस। अब कांस्टेंट प्राइस यानी कि नियत मूल्य किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड। ये क्वेश्चन बन जाएगा, बताना कि यही कॉन्सेप्ट तुम्हें चाहिए था कि नहीं चाहिए था। तो इसमें से मैंने 25 से 30 वर्ड निकाले हैं चैप्टर 1 से, जो तुम्हारे बहुत काम के हैं, यूपीएससी एग्जाम के काम के हैं। तो पहला है रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी किसे कहते हैं? ये किसी भी वित्त वर्ष में कुल वस्तुओं और सेवाओं का कांस्टेंट प्राइस यानी कि नियत मूल्य पर, कांस्टेंट प्राइस का मतलब इन्फ्लेशन को हटा दो, जो महंगाई बढ़ी है, जैसे 100 की चीज 110 में बिक रही है, तो कांस्टेंट प्राइस क्या होना चाहिए, वो 10 रुपए महंगाई हटा दो और वो 10 रुपए जो 100 रुपए की चीज है वो हमारे सामने रखो। तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके, महंगाई को एडजस्ट करके जो चीज आती है वो क्या होगा, रियल जीडीपी कहलाएगी। जीडीपी क्या होगी, जीडीपी में ये शामिल हो जाएगी। जीडीपी सही पिक्चर नहीं दिखाता है, तो जीडीपी मेजरमेंट क्या होगा, इस कांस्टेंट प्राइस को हटा दोगे, जो करंट प्राइस होगी, जो चालू मूल्य है, वो चाहे 100 रुपए का सेब 110 रुपए में बिक रहा हो, वो उसको क्या करेगा, एडजस्ट नहीं करेगा, इन्फ्लेशन इंक्लूड हो जाएगा, तो वो क्या होगा, जीडीपी मेजरमेंट। तो माना जाता है महंगाई कोई भी चीज पैदा तो नहीं कर रही है, वो तो शॉर्टेज आपके देश की कमी है ना, कि भाई 100 रुपए का जो तेल है वो 110 रुपए बिक रहा है, जो 100 रुपए का सामान है वो 120 रुपए में बिक रहा है। तो उसमें आपने कुछ पैदा थोड़ा नहीं किया, आपने तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि आपने सप्लाई चेन अच्छा नहीं रखा। तो इन्फ्लेशन क्या है, प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या करेगा, इसको एडजस्ट कर दो, जो बच गया वो आपकी वास्तविक जीडीपी है, जो रियल पिक्चर बता रही है। तो रियल जीडीपी इस तरीके से निकाली जाती है। कोई डाउट? क्लियर? तो भारत का जो एडवांस एस्टिमेट है 2026 के लिए, वो रियल जीडीपी, याद रखिएगा रियल जीडीपी 7.4 है, और रियल जीडीपी यानी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद मेंटेनिंग इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, हम दुनिया की सबसे तेज आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अब तुमसे पूछा जाए रियल जीडीपी इकोनॉमी में क्या शो करता है, यूपीएससी पूछ सकता है कि रियल जीडीपी का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? इट रिफ्लेक्ट्स वॉल्यूम एक्सपेंशन नॉट प्राइस इंक्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यह, जो वॉल्यूम है, जो अर्थव्यवस्था का आयतन है वो बढ़ रहा है, जैसे हम $1 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन हो गए, 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर हो रहे हैं, 3 से 5 की तरफ जा रहे हैं। तो कह रहा है वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन उसमें प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, हम कैपेक्स कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्या कर रहे हैं, भारत में वस्तुओं और सेवाओं को बना रहे हैं, उनका मूल्यवर्धन कर रहे हैं, लेकिन हम इन्फ्लेशन को मेंटेन करके रखें। इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, इसका आयतन बढ़ रहा है। देख लीजिए हिंदी में भी, यह कीमत वृद्धि नहीं बल्कि मात्रा विस्तार को दर्शाता है। यानी अब मात्रा कब पैदा होगी, जब भारत में मशीनरी लगेगी, जब भारत में निवेश आएगा। जैसे एक मशीन थी 10 ब्रेड पैदा करती थी, 20 लोग खाने वाले, तो खाने वाले ज्यादा ब्रेड कम, ऐसे समझो। तो हमने क्या किया, अगर मुझे 20, अगर प्राइस को मेंटेन कर, अब जैसे 20 लोग हैं
ठीक है, और ब्रेड हैं 10 और लोग हैं 20, सबको ब्रेड चाहिए, तो ब्रेड के लिए मारा मारी बढ़ेगी ना, और मैं दुकानदार हूं तो मैं उसको बढ़ा के बेचूंगा। नहीं नहीं भाई, जिसके पास 15 रुपए होगा उसी को ब्रेड देंगे। तो इससे आपका उत्पादन तो नहीं बढ़ा, लेकिन जिसको खरीदना, जो उसमें 10 लोग क्षमतावान होंगे उसको खरीद के लेके चले जाएंगे, कोई बात नहीं यार, खाना जरूरी है, क्या 10 क्या 15, होता है कि नहीं होता है। जैसे जो लोग पेट्रोल भराते हैं, चाहे 70 का बिके चाहे 100 का बिके, वो तो ऑफिस जाना ही ना उनको। तो अब यहां पर क्या होगा, दूसरा तरीका क्या हुआ, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा तरीका है कि मैं मशीन एक और लेकर आया, मैंने निवेश पकड़ा, बैंक से कर्ज लिया, बैंक अच्छे कर्ज दे रहे थे, बैंकों का रेपो रेट मेंटेन था, सब कुछ मेंटेन था, और मैं एक मशीन और ले आया और एक आदमी को रोजगार पे रखा। अब मैं 10 की बजाय कितना जो ब्रेड पैदा कर रहा हूं, 20। तो 20 लोगों को 20 ब्रेड चाहिए था, अब मैंने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो मेरी मशीनें अब 10 की बजाय कितना पैदा कर रही हैं, 20 ब्रेड पैदा कर रही। तो मैंने इकोनॉमी में क्या किया, एक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया कि नहीं किया। अब वो इस साल भी मशीन ब्रेड पैदा करेगी, अगले साल भी, उसके अगले साल भी, और मैंने एक आदमी को रोजगार भी दे दिया। दिया कि नहीं दिया। सो दिस इज द बिगेस्ट थिंग। हो गया टाइम, चलो, दिस इज द बिगेस्ट थिंग। अब एक वर्ड और आता है, ध्यान से इसको समझो, इसको आज यहां पे खत्म करते हैं। ग्रोथ इज प्राइमरी डोमेस्टिक डिमांड ड्राइवन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां दो शब्द इसमें यूज किए हैं जिसको मैं अभी आपके समझाऊंगा, पीएफसीई प्लस जीएफसीएफ, ठीक है, दो शब्द हैं। अब इनको अभी आगे समझाऊंगा कि पीएफसीई किसे कहते हैं और जीएफसीएफ नाम सुना था कभी, नहीं सुना होगा। इसमें आपको बड़े आश्चर्यजनक नाम सुनने को मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो कहता है कि ग्रोथ इज प्राइमरी डोमेस्टिक डिमांड ड्राइवन, यानी भारत की घरेलू मांग बहुत अच्छी बनी हुई है, भारत के लोगों के पास पैसा है, तब डिमांड हमेशा किस पे डिपेंड करता है, परचेजिंग पावर पे। मान लो आपको ब्रेड खाने का मन है और आपकी जेब में पैसे नहीं है, तो आप सिर्फ ख्याली पुलाव खा सकते हो, ब्रेड थोड़े ना खाओगे। लेकिन 10 रुपए की ब्रेड है और आपकी जेब में 10 रुपए हैं, और वो भी सरप्लस है, आप इच्छा कर रहे हो कि मुझे 10 रुपए ब्रेड खानी है, तो ये क्या होगा, इसका मतलब भारतीयों के पास पैसा बढ़ रहा है। जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो परचेजिंग पावर पैरिटी को बढ़ा रही है, तभी वो क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो ये क्या है, डिमांड ड्राइवन है। डिमांड ड्राइवन दो तरीके का होता है, पीएफसी और जीएफसीएफ। अभी बताऊंगा क्या होता है। इट इंडिकेट्स मैक्रो रेजिलियंस अमिड ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन। क्या कहता है सर्वे, कहता है कि भारत में जो समष्टि का स्थायित्व है बहुत जबरदस्त है, फंडामेंटल बहुत जबरदस्त है। पूरी दुनिया इस बात को देख रही है कि पूरी दुनिया में उठापटक है, ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन है, दुनिया भर में लड़ाई हो रही, लेकिन भारत में क्या है, भारत की जो स्थायी है वो ग्रोथ, वो स्थायी बनी हुई है। इसीलिए पूरी दुनिया जहां जहां पैसा जो है गड़बड़ हो रहा है वो निकालकर भारत में लगाना चाहते हैं, इसीलिए इनेमल मैक्रो भारत में बैठे हुए हैं। रियल जीडीपी डिफर्स फ्रॉम द नॉमिनल जीडीपी ड्यू टू द जीडीपी डिफ्लेटर एडजस्टमेंट। अब एक और वर्ड आ गया, रियल जीडीपी के साथ साथ एक और वर्ड होता है नॉमिनल जीडीपी, और उसमें एक नया शब्द आ जाता है डिफ्लेटर। ये यूपीएससी का क्वेश्चन रह चुका है, ठीक है, इसको अपस्फायक कहते हैं, तो ये डिफ्लेटर शब्द निकल कर आएगा। तो एक हो गया रियल जीडीपी, समझ में आ गया। तो अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दें तो वो क्या निकल कर आता है, रियल जीडीपी। जीडीपी में हम इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करते। अब एक और वर्ड आ गया है नॉमिनल जीडीपी किसे कहते हैं, अगर किसी को याद होगा तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। चलिए अब आ जाइए, नॉमिनल जीडीपी निकालने से पहले हमारे सामने एक शब्द होना चाहिए, जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वर्धन, सकल मूल्य। अब ये क्योंकि इसी के आधार पर आगे हमारा काम होगा, ठीक है। जीवीए किसे कहते हैं, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और यूपीएससी पूछ चुका है इसको, ठीक है। तो जीवीए, आज की बात क्लियर हुई, किसी को कोई डाउट। तो लगभग मैंने 25 से 30 कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर जोड़े हैं, जो मैंने बिल्कुल निचोड़ दिया है, जो इकोनॉमिक सर्वे में इस्तेमाल हुआ है, और उनको यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से हमें समझते जाना है, हमारा काम हो जाएगा। इस तरीके से पढ़ोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा, फंडामेंटल तुम्हारे सही हो जाएंगे। अब इसके बाद तुम्हारी इकोनॉमिक्स की क्लास है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारी इकोनॉमिक्स चल रही थी वापस लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना, चलो इसको पचाओ। सुबह आज का अखबार किसने किसने किया था, वो क्वेश्चन रेगुलर करो, क्योंकि बहुत डेप्थ में क्वेश्चन है वो, और वहां से क्वेश्चन तुम्हारे फंसेंगे, ठीक है। तो यही तरीका मैं लेके चलूंगा, एक एक वर्ड, वो लंबी लंबी कहानियां हमारे किसी काम की नहीं है, वो समझ में नहीं आया, मैंने पढ़ा, अब तुम्हारी समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये समझ के रखो कि जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, क्या क्या चैलेंजेस हैं, और हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहां है, यहां से क्वेश्चन तुम्हारे दिखाई पड़ेंगे। और पूरा ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसी के आसपास घूम रहा है, इसमें कुछ 2-3 नए चैप्टर जोड़े गए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, एआई से संबंधित, ठीक है। चलिए।